सोचो, अगर हमें 15 सालों के लिए बिना बिजली के रहना पड़े तो हमारी जिंदगी कैसी होगी। क्या हम इंसान बिना बिजली के सरवाइव कर पाएंगे या फिर मारे जाएंगे। चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ पुराने दिनों के शिकागो में होती है, जहां सभी इंसानों के पास इलेक्ट्रिसिटी थी। यहाँ पर हमें एक चार्ली नाम की बच्ची को देखते हैं जो कार्टून देख रही थी। वहीं उसका छोटा भाई डैनी आईपैड में गेम खेल रहा था और उनकी मॉम रेचल फोन पर किसी से बातें कर रही थी कि तभी उसका हस्बैंड बैन घबराता हुआ घर आता है और उन्हें बताता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिस पर रेचल उससे पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अचानक यहाँ बैन के घर में लाइट्स ब्लिंक होने लगती है और उसके लैपटॉप में भी कुछ फाइल्स डाउनलोड होने लगती हैं, जो अगले ही सेकंड में 100% डाउनलोड भी हो जाती है। जिसके बाद वो अपने लैपटॉप से यूएसबी निकालकर उसे एक मेटल के लॉकेट में लगाने लगता है। वहीं दूसरी ओर हाईवे पर माइल्स और उसका दोस्त अपनी कार से निकलते हैं, जहां उनके पीछे रुकी हुई गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, जिनकी हेडलाइट्स भी एक के बाद एक अपने आप बंद हो रही थी। आसमान में प्लेन्स भी इधर उधर क्रैश होने लगे थे, जमीन पर ट्रांसफार्मर फटने लगे थे और यहाँ तक कि विलेज टावर भी एकदम काला पड़ चुका था। इसके बाद हम धरती को अंतरिक्ष से देखते हैं, जहाँ धीरे धीरे धरती से बिजली गायब होती हुई नजर आ रही थी। अंधेरा यूएसए के नॉर्थ से होते हुए ईस्ट और साउथ में फैलता चला जा रहा था और चारों तरफ ऐसा समा हो गया था कि बिल्कुल कैंडल लाइट डिनर का माहौल था। लेकिन आज की जनरेशन यानी कि जैन जी के लिए इंटरनेट न होने का मतलब है कयामत कहाँ जाना। इसके बाद हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस ब्लैकआउट डे को 15 साल से ज्यादा हो गए हैं। ब्लैकआउट डे के बाद इलेक्ट्रिसिटी वापस आई ही नहीं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सभी चीजें बेकार हो गई थीं। यहाँ तक कि लोगों के कार इंजन्स, जेट टरबाइन और जरा सी बैटरीज भी बिल्कुल खराब हो गई थी। इन सब चीजों की वजह से बड़े पैमाने पर सभी के हालात बहुत खराब हुए। बीमारी बढ़ी लेकिन दवाइयां नहीं मिली, आग लगी लेकिन आग बुझाने वाली गाड़ियां नहीं थी, फैक्ट्रीज थी लेकिन वहां खाने के लिए कुछ नहीं था और सभी लोग हाथ से काम कर रहे थे। जिसके बाद जल्द ही सरकारों गिरने लगी और मिलिटियाज पढ़ने लगी थी। ब्लैकआउट के बाद यूनाइटेड स्टेट्स 6 भागों में बढ़ चुका था, जो कि दी मोनरो रिपब्लिक, दी जॉर्जिया फेडरेशन, दी प्लेन्स नेशन, टेक्सास, दी कैलिफोर्निया, कॉमनवेल्थ, इन सभी शहरों के ऐसे हालात को देखकर ज्यादातर लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो चुके थे, जिनमें से एक वैन और उसकी फैमिली भी थी, क्योंकि वो वहाँ के विलेज एरिया में रहने लगे थे, जो कि दी मोनरो रिपब्लिक एक पीसफुल कॉलोनी थी, जहाँ कुछ 100 लोग जाकर बस गए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि वैन की वाइफ का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था और अब वो एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर मैगी को डेट कर रहा था। उसके बच्चे डैनी और चार्ली भी अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन डैनी को अकेले रहना ज्यादा पसंद है क्योंकि वो अस्थमा की बीमारी से गुजर रहा है। ऐसे ही एक दिन चार्ली अपने भाई के साथ जंगल में जाती है, जहां उन्हें एक अबंडोनेड वैन दिखती है। चार्ली उसके अंदर जाती है और वहां उसे एक मिनी फ्रिज मिलता है, जिसे देखकर उसे अपने बचपन की याद आने लगती है, जब ब्लैकआउट डे के बाद उसके मॉम डिएंड ने उसे वो पिघली हुई आइसक्रीम दी थी, क्योंकि वो उस वक्त की आखिरी आइसक्रीम थी। एक दिन जब चार्ली हर दिन की तरह जंगल में एक चक्कर लगाने जाती है, तब मोनरो मिलिटिया, जो कि मोनरो रिपब्लिक की मिलिट्री फोर्स है, वो कॉलोनी के अंदर आते ही धावा बोल देती है। मिलिटिया की कलाई पर एक टैटू गुदा हुआ था, जो कि मोनरो रिपब्लिक के मेंबर्स का सिंबल था, जिससे उन्हें पहचाना जा सकता था। अब क्योंकि ये मोनरो रिपब्लिक के सेटलमेंट का समय है, इसलिए वहां रहने वाले सभी लोगों को टैक्स के रूप में अपनी फसलें देना उनकी जिम्मेदारी है। हालांकि बहन जानता है कि ये टैक्स से कहीं ज्यादा है। क्नॉइस बेन को लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त आरोन के पास जाता है और उसे वो लॉकेट दे देता है जिसमें बेन ने मूवी के शुरू में वो यूएसबी लगाया था। बेन आरोन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस लॉकेट को कुछ नहीं होने देना। तभी उस मिलिटिया ग्रुप का कैप्टन मेजर टॉम वहां आ जाता है और बेन को अपने साथ चलने के लिए वो उससे उसके भाई माइल्स के बारे में पूछता है, जिस पर बेन कहता है कि वो माइल्स से पिछले 15 सालों से नहीं मिला है। वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे देखते हैं कि मिलिटिया ग्रुप अपने कदम वापस लेने लगता है कि अचानक वहां डैनी आकर उनकी ओर क्रॉस्ड वो पॉइंट करता हुआ अपने डेंट को न ले जाने की धमकी देता है। क्नॉइस बहन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता और गलती से डैनी उन पर गोली चला देता है, जिससे वहां मौजूद एक दुश्मन मारा जाता है। ये देखकर एकदम से सभी लोग मिलिटिया पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस लड़ाई में उनका कोई मुकाबला नहीं होता और कई लोग मिलिटिया द्वारा मारे जाते हैं, जिसमें टॉम और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन मिलिटिया ने डैनी को बंदी बना लिया था। कुछ देर बाद जब चार्ली वापस अपने घर आती है, तो यहाँ वो अपने डेंट को खून में लथपथ पाती है, जहाँ वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो उसे बताता है कि डैनी को मिलिटिया के लोग किडनैप करके ले गए हैं और अब उन लोगों की आखिरी उम्मीद सिर्फ माइल्स ही है, जो शिकागो में कहीं। चार्ली रोते हुए अपने डैड को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वैन मरने से पहले उसे अंकल माइल्स को ढूंढने के लिए कहता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अपने डैड के ऐसे मरने से चार्ली पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसके पास शोक मनाने तक का टाइम नहीं था। वो अपना सामान पैक करती है और अकेले बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मैगी और अराउंड उसे अकेले नहीं जाने देते, जिसके बाद वो खुद उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं, जो चार्ली को बिल्कुल
बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके बाद तीनों खतरनाक रास्तों से होते हुए पूरे दिन सफर करते हैं, जिससे तीनों के बीच बॉन्ड और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अगले दिन चार्ली जब पानी लेने के लिए झरने के पास जाती है तो उसे एक नेट नाम का लड़का दिखता है, जिसे देखकर वो वहीं डूब जाती है। अब क्योंकि पूरी दुनिया ब्लैकआउट में चली गई थी, इसलिए तब के बाद से हर इंसान को पहली बार में देखकर खतरा ही समझा जाने लगा था। यहाँ तक कि चार्ली जैसी लड़की के लिए बहुत सी चीजें दिमाग में होती हैं, लेकिन खुशकिस्मती से नेट सिर्फ उससे उसका नाम पूछता है और उसे जाने देता है। उस रात चार्ली और उसके दोस्तों को एक टूटा फूटा प्लेन मिलता है, जिसमें वो रात गुजरने की सोचते हैं। लेकिन भगकिस्मती से ये स्कैवेंजर्स ग्रुप का ठिकाना था, जहां उन लोगों को देखकर कुछ चोर यहां आते हैं और चाकू के नोक पर उनमें से एक चार्ली को उनसे दूर ले जाता है। मैगी को यहाँ कुछ खतरा महसूस होता है कि तभी वो अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके उन चोरों को व्हिस्की पिला देती है, जिसके ठीक बाद वो लोग उल्टी करते हैं और मर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आखिरी चोर चार्ली को मारने की कोशिश करता है कि तभी अचानक वहां नेट आ जाता है और उसे बचा लेता है। अगली सुबह नेट उन तीनों के साथ जाता है, क्योंकि यहाँ पता चलता है कि वो भी उनके साथ शिकागो जा रहा है। मैगी उसे अपने टीम में देखकर कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्योंकि नेट उसके लिए बिल्कुल अनजान था। इसलिए वो चार्ली को वार्निंग देती है कि उसे ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ देर बाद उसे याद आता है कि हर कोई बुरा नहीं है, इसलिए अब उसे नेट से कोई परेशानी नहीं थी। अगले सीन में जब मेजर डॉम और उसकी आर्मी आराम कर रही थी, तो डैनी इस बात का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करता है और हथकड़ियों का ताला खोलकर भाग जाता है। लेकिन कुछ दूर और भागने के बाद उसे अस्थमा का दौरा पड़ता है और वो वहीं एक घर के पास गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक लड़की को उस पर बंदूक दाने देखता है। वो लड़की अपना नाम ग्रेस बताते हुए उससे पूछती है कि वो कहाँ से आया है, जिस पर डैनी बताता है कि कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था, जिनसे बचता हुआ वो यहाँ आया है। ये सुनकर वो लड़की बंदूक नीचे करती है, जिसके बाद वो उसे अस्थमा पंप देती है और बताती है कि ये उसके मरे हुए बेटे का है। इसके बाद हम उन चारों के ग्रुप को देखते हैं जो फाइनली शिकागो पहुंचे हैं, जो कि मोनरो रिपब्लिक में ही है। यहाँ देखने लायक बात है कि रिंगली फील्ड पूरी तरह से प्लांट से कवर्ड है, सड़कें मछुआरों से भरी हुई हैं और फोक्सवैगन बीटल जैसी गाड़ियों को घोड़े की बग्घी में बदल दिया गया है। वैन की बताई जानकारी के बाद वो सभी एक होटल में पहुंचते हैं। बारटेंडर से माइल्स के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो बारटेंडर माइल्स नाम के किसी इंसान को जानने से मना कर देता है, लेकिन जब चार्ली उसे अपने डीन्ड बैन के बारे में बताती है कि हाल ही में उनकी डेथ हुई है, तो वो बताता है कि वो खुद ही माइल्स है, लेकिन वो उन सभी से अपनी पहचान को छुपाए रखने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद माइल्स अपनी भतीजी को अंदर ले जाता है और उससे प्राइवेटली बात करता है, जहां चार्ली बताती है कि कैसे मिलिटिया ने उसके डेन को बेरहमी से मारा डाला और डेन को किडनैप करके अपने साथ ले गए। जिसके बाद चार्ली उससे पूछती है कि वो लोग हमारी फैमिली के पीछे क्यों पड़े हैं, जिस पर माइल्स कहता है कि जरूर बैन कुछ न कुछ उस ब्लैकआउट के बारे में जानता था। वो कहता है कि मोनरो रिपब्लिक के लीडर जनरल मोनरो एक क्रूअल डिक्टेटर था, जो पूरे देश और पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे कुछ हथियारों की जरूरत थी, जैसे कि फाइटर प्लेन्स, टैंक्स और यहाँ तक न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और क्योंकि बैन अकेला ऐसा इंसान था जो ब्लैकआउट क्यों हुआ था उसके बारे में जानता था और मोनरो को विश्वास था कि वो इससे निपट सकता है। ये सब सुनने के बाद चार्ली अपने भाई डैनी को लेकर और ज्यादा चिंतित हो जाती है और अपने अंकल से उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि ये काम बहुत रिस्की है और वो इस काम को करने के लायक नहीं है। जिससे नाराज होकर चार्ली वापस अपने ग्रुप के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे परेशान देखकर नेट माइल्स के पास बिल्कुल लड़ने के मूड में जाता है, लेकिन तभी माइल्स नेट का हाथ पकड़कर उठता है, जहां पता चलता है कि नेट भी मोनरो मिलिटिया का मेंबर है और वो चार्ज और उसके दोस्तों के साथ मिलकर माइल्स तक पहुंचना चाहता था। ये जानकर हर कोई हैरान हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते हैं, नेट वहां से भाग जाता है। अब मिलिटिया को उनकी लोकेशन का पता होने के बावजूद भी माइल्स अपनी जगह को छोड़ने से मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो अकेला ही पूरी फौज का सामना कर सकता है। चार्ली और बाकी लोग भी माइल्स की मदद कर को तैयार थे, लेकिन माइल्स गुस्से में उन पर चिल्लाते हुए उन्हें यहाँ से दूर जाने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद नेट अपने साथ बहुत सारे आर्मी सेना को लेकर माइल्स से लड़ने आता है, लेकिन इतने सैनिक होने के बावजूद भी माइल्स सभी से बड़ी सफाई से तलवारों का इस्तेमाल करके लड़ता है और एक एक करके सबको मार देता है। जिसके बाद वहाँ चार्ली और उसके दोस्त वापस आ जाते हैं और माइल्स के साथ लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इसी बीच मिलिटिया का एक आदमी चार्ली को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से तभी नेट आकर उस आदमी को मार गिराता है। थोड़ी ही देर बाद माइल्स मिलिटिया के कैप्टन को जान से मारकर लड़ाई खत्म करता है, जिसके बाद वो चली और बाकी लोगों के साथ दैनिक को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जो सुनकर भी काफी खुश होते हैं। कुछ देर बाद माइल्स को अचानक से उस ब्लैकआउट डे का एक फ्लैशबैक याद आता है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ सारी दुनिया में अचानक अंधेरा छा जाने
जाने के बाद वो अपने दोस्त के साथ कार से बाहर निकलता है और अपने दोस्त के साथ मरीन कॉर्प्स बेस में जाता है, जहां हमें पता चलता है कि ये दोनों मरीन पुलिस है। यहाँ अंदर जाने के लिए उन्हें अपने हाथ पर बना वो एम नाम का टैटू दिखता है, जिससे पता चलता है कि माइल्स का दोस्त, जिसका नाम सेबेस्टियन मॉनरो है और वो इस समय मॉनरो रिपब्लिक का लीडर भी है। वहीं दूसरी ओर मेजर टॉम और उसके आदमी दैनिक के फुटप्रिंट का पीछा करते हुए ग्रेस के घर तक पहुंचते हैं। डरी हुई ग्रेस दैनिक को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही टॉम उसे जान से मारने की धमकी देता है तभी वो पीछे हटती है और टॉम उसके घर में घुसकर डैनी को पकड़ लेता है। उनके जाने के बाद ग्रेस चुपके से बेसमेंट में जाती है और एक लॉकेट निकलती है जो बिल्कुल के लॉकेट जैसा था। जैसे ही वो उसे दबाती है तो अचानक से कमरे में बल्ब चालू हो जाता है। इसके बाद ग्रेस उस लॉकेट को कंप्यूटर में लगाती है और किसी से चैट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जो ग्रेस से चैट कर रहा था वो बहुत खुश था कि मिलिटिया को उनके छुपे हुए राज के बारे में नहीं पता चला। यहाँ प्रेजेंट में माइल्स ग्रुप को अपने साथ ही रखता है, जो कि अपनी एक पुरानी साथी को ढूंढ रहा है जिसका नाम नोरा है, जो एक्सप्लोसिव बनाने में माहिर है। माइल्स चार्ली को बताता है कि अगर उन्हें डैनी को बचाना है तो उन्हें नोरा जैसे तेज फाइटर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ में अचानक उनके ऊपर कुछ दुश्मन हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार भी माइल्स सबको हरा देता है। तभी वो एक आदमी को पकड़ता है और उसका गला घोंटते हुए नोरा की लोकेशन पूछता है। यहाँ हमें पता चलता है कि नोरा को भी मिलिटिया ने पकड़ रखा है और इस समय वो मिलिटिया में एक नौकर बनकर रह रही है। उस रात माइल्स अकेले ही बाहर जाने का फैसला करता है, ये कहते हुए कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। जिसके बाद वो रेडी होकर बाकी ग्रुप के लोगों को नोवेल में अगले 2 वीक बाद मिलने के लिए कहता है। हालांकि अगली सुबह जब मैगी और आरन जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिद्दी चार्ली भी माइल्स के साथ निकल गई है, जो चीज उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए एरन मैगी को लॉकेट देता है जो कि बेन ने उसे दिया था। वो ये भी बताता है कि बेन ने उन्हें ग्रैंड पार्क में एक लेडीज से मिलने के लिए भी कहा था, जो और कोई नहीं बल्कि ग्रेस ही है। हालांकि दोनों अभी भी चार्ली को लेकर चिंतित हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो ठीक हो जाएगी और इसके बदले वो ग्रेस को ढूंढने के लिए ग्रैंड पार्क जाने लगते हैं। ये दोनों ग्रेस को ढूंढने निकल जाते हैं, जहां इन्हें लगता है कि ग्रेस ही वो की हो सकती है जिससे अर्थ पर इलेक्ट्रिसिटी को वापस लाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर मेजर टॉम अपनी सेना को लीड करते हुए अपने अड्डे की ओर जा रहे थे कि तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनते ही वो लोग अपना रास्ता बदलकर उस स्क्रीनशॉट की आवाज का पीछा करते हैं, जिसका पीछा करते करते वो लोग एक छोटे से घर तक पहुंचते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि इस मोनरो रिपब्लिक में आम इंसान अपनी पर्सनल बंदूकें और गोला बारूद नहीं रख सकते। इसी वजह से सभी लोग क्रॉसपोज और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसका मतलब है कि आपको यह बहुत पसंद आया। अगर आप अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं जल्द ही अगला वीडियो बनाकर ले आऊंगा।